विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे एमकॉम फोर्थ सेम के तहत कई महाविद्यालयों के विद्यार्थी अकाउंट्स के ग्रुप के तहत उन्होंने अपना एडमिशन लिया होगा अकाउंट्स ग्रुप के तहत। तो उसी के अंतर्गत हमने फर्स्ट जो रिलेशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट पार्ट पिछले दिनों देखा है। आज हम रिलेशन ऑफ गुडविल के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो टॉपिक है जो आपने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल पर, बीकॉम लेवल पर आपने कहीं ना कहीं इस विषय को पढ़ा है। और हमारे वे विद्यार्थी जो बीबीए करने के बाद यदि एमकॉम में एडमिशन लिया हो तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं विषय को निश्चित रूप से पढ़ा होगा। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी रिलेशन ऑफ गुडविल के जो 4 मेथड हैं, उसमें फर्स्ट मेथड की चर्चा हमने विस्तार से की थी। आज हम आगे के मेथड की चर्चा करेंगे और इस प्रकार आज हम इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे ताकि अगली बार इसी इकाई का जो सेकंड पार्ट है रिलेशन ऑफ शेयर का, उस पार्ट को हम पूरा कर सकें। पिछले दिनों आपको बताया था ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां थी, शायद आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा। इसमें हमने पहले मेथड पर विशेष चर्चा की थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके हमने 2 सवाल भी किए थे। हालांकि एक सवाल प्रॉब्लम हमारा अधूरा छूटा था, किंतु मैंने आपको सारी गाइडलाइन बता दी थी कि किस प्रकार से इस प्रश्नों को हमें हल करना है। आज हम बात करेंगे आगे के मेथड पर, जिसमें अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें जो फर्स्ट मेथड है आपका औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो ये मान के चलना है कि आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आपका विधियां हैं, इन विधियों का काफी पार्ट आपने अपना कवर कर लिया है। और यदि आपने एसपी मेथड को यदि अच्छे तरीके से समझ लिया, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आगे के जो 2 मेथड हैं वो मेथड आपको बड़े आसान लगेंगे, क्योंकि उन्हीं मेथड में एसपी के बाद ही कुछ प्रक्रिया हमारी बदलती है। अब देखिए, पिछले दिनों हमने देखा था औसत लाभ विधि की। फिर से मैं चर्चा इसलिए करूंगा कि हम अगर एसपी मेथड की भी बात करेंगे तो भी हमें इस मेथड को संक्षेप में देखना होगा। हालांकि पिछले दिनों हमने इस पर डिस्कशन पूरा कर लिया है, फिर भी संक्षेप में हम कुछ वर्षों के लाभों को जोड़ेंगे, लाभों का एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद क्रय के वर्ष जो सवाल में दिए होते हैं उसका हम गुणा करते हैं। क्रय के वर्ष नहीं दिए होने पर क्या होगा, ये मैंने आपको पिछले दिनों बताया था। इसके साथ साथ जब हम लाभ का प्रयोग करेंगे तो हम लाभ में से कुछ आवश्यक समायोजन निश्चित रूप से करते हैं। उन समायोजनों की चर्चा भी हमने संक्षेप में इन पॉइंट्स के माध्यम से की थी। आप लोगों ने कुछ नोट भी किया होगा कि वर्षों की संख्या क्या होगी, सकल लाभ, शुद्ध लाभ में किसका प्रयोग करेंगे, असाधारण आय क्या होती है, विनियोग से आय क्या होती है, प्रबंधक का पारिश्रमिक का किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाएगा, और क्रय के वर्ष हम किस प्रकार से, सवाल में नहीं दिए होने की स्थिति में हम किस प्रकार से क्रय के वर्ष मानेंगे। इन सब की चर्चा हमने पिछले दिनों की है। आज हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। और ये मेथड इसलिए भी आवश्यक है कि जब आप अगला पार्ट पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के पार्ट में भी कई बार क्या होता है कि ख्याति का मूल्यांकन नए तरीके से करवाया जाता है। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आपकी बुक्स में रखी है उन सवालों में अधिकतर ये पाया गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की यदि बात आती है तो उसमें वो एसपी मेथड के माध्यम से ही अधिकांश प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि इस मेथड के माध्यम से आप पहले ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, इसके बाद ही आप अंश का मूल्यांकन करेंगे। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट आपको आगे का जो आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाली टॉपिक की जब हम चर्चा करेंगे वहां पर भी निश्चित रूप से ये सारी जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी इस वैल्यूएशन ऑफ शेयर के सवाल करने के पहले। अब देखिए, अधिलाभ होता क्या है, अधिलाभ किसको बोलेंगे, तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। यदि व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभ फर्म के साधारण लाभ से यदि अधिक होते हैं तो इस अधिक को ही अधिलाभ कहा जाता है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट यदि किसी फर्म ने गेन किया है तो वही आपका एसपी कहलाएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला एसपी बराबर एपी माइनस एनपी। एपी का मतलब है वास्तविक औसत लाभ और एनपी का मतलब है आपका साधारण लाभ। तो देखिए, एपी का मतलब तो वही है जो आपने पहली इकाई में फर्स्ट मेथड में आपने पढ़ा है। एपी मेथड के दौरान एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो कुछ आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपका एसपी मेथड के लिए सबसे पहले हमें उसी चीज की आपको गणना करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एपी की गणना करेंगे पिछले मेथड के हिसाब से, फर्स्ट मेथड के हिसाब से, और इसके बाद हम एनपी की गणना करेंगे। एनपी की गणना करने के बाद हम एपी में से एनपी को माइनस करेंगे, इस प्रकार से आपका एसपी आ जाएगा। और एसपी में जो क्रय के वर्ष जो सवाल में दिए होंगे उन क्रय के वर्ष का यदि हम गुणा कर देंगे तो निश्चित रूप से वो आपका एसपी, आपका ख्याति की गणना आपकी हो जाएगी। अब देखिए, जब हम एनपी की बात करते हैं तो हमें किन किन चीजों पर विशेष फोकस करना है, बड़े संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि औसत वास्तविक लाभ का आशय वही है जो आपने औसत लाभ विधि के तहत ज्ञात किया जाता है। मतलब एपी का मतलब वही रहेगा जो हमने पिछले दिनों
पहली इकाई में जिस प्रकार से गणना की थी वही गणना आपको यहाँ पर भी करना होगी। अब दूसरी बात है, यहाँ पर साधारण लाभ ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले नियोजित पूंजी की गणना करना होगी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इम्प्लाइड। नियोजित पूंजी निकालने के बाद फिर हम चालू वर्ष का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का आधा माइनस करेंगे तो आपका एसी कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं औसत नियोजित पूंजी। अब यहाँ पर दो चीज आती है, सवाल को आप सीरियसली पढ़ें। यदि आपके सवाल में कहीं कुछ नहीं लिखा है और आपको एसपी मेथड के माध्यम से ख्याति निकालने की बात कही गई है तो हमें औसत नियोजित पूंजी का ही इस्तेमाल करना है। परंतु यदि सवाल में स्पष्ट लिखा है कि नियोजित पूंजी का इस्तेमाल कीजिए तो फिर हमें चालू वर्ष के आयगत लाभ का आधा घटाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दो चीज आप अच्छे समझ लें कि हमें एनपी निकालने के लिए या तो सी निकालना पड़ेगा, नियोजित पूंजी निकालना पड़ेगी, या हमें औसत नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी। सवाल में कोई निर्देश नहीं है तो हम एसीई की गणना ही करेंगे, औसत नियोजित पूंजी की गणना हम सवाल के माध्यम से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो चालू वर्ष के लाभ का जो आधा घटाना है नियोजित पूंजी में से, मैं आपको नियोजित पूंजी का मतलब बताऊंगा होता है क्या है, पर चालू वर्ष का जो आयगत लाभ है, आयगत लाभ का मतलब है आयगत लाभ से उस लाभ से है जिसमें से बाह्य विनियोगों की आय, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका डायरेक्ट संबंध व्यवसाय से नहीं हो, हमने विनियोग केवल और केवल ब्याज कमाने के लिए किया हो तो वो आपका बाह्य विनियोग कहलाएगा। तो बाह्य विनियोग की आय, दीर्घकालीन ऋणों का ब्याज और संचालकों का दिया गया पारिश्रमिक और कर की राशि यदि दिए तो ये सब घटाने के बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को हम आयगत लाभ कहेंगे, और इस आयगत लाभ का आधा हमें सी में से माइनस करना पड़ेगा, नियोजित पूंजी में से माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा औसत नियोजित पूंजी आपकी ज्ञात होगी। जब आपको औसत नियोजित पूंजी आप ज्ञात कर लेंगे तो सिंपल सा एक फार्मूला है, उस फार्मूले के माध्यम से हम एनपी ज्ञात कर लेंगे, एसीई औसत नियोजित पूंजी गुणित आय की सामान्य दर अपॉन 100। आय की सामान्य दर का मतलब उस दर से जो उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई कंपनियों को प्राप्त होने की आशा है, ये सवाल में दिया होता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि एसपी मेथड के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर सबसे पहले नॉर्मल एएपी निकालना पड़ेगा फर्स्ट मेथड के अनुसार, इसके बाद आपको एनपी निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी। अब नियोजित पूंजी का मतलब क्या होता है, आप संक्षेप में उस चीज को समझ लें। नियोजित पूंजी का मतलब होता है शुद्ध संपत्ति की गणना करना, मतलब कंपनी की जितनी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों को हम प्लस कर लेंगे। यदि किसी संपत्ति की नया मूल्य दिया हो तो फिर हम उस संपत्ति को नए बाजार मूल्य पर शामिल करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पर यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगी, मान लीजिए भूमि भवन का बैलेंस शीट का मूल्य आपको दे रखा है 1 लाख और नीचे बता रखा है कि भूमि भवन का पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसका कीमत अब 1,20,000 रुपए आपको मानना है ख्याति के मूल्यांकन के लिए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम भूमि भवन की कीमत बजाय 1 लाख के हम 1,20,000 को ही इसमें गणना में शामिल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई संपत्ति इस प्रकार की है जिस पर ह्रास का आयोजन होता है और यदि उस संपत्ति की नई कीमत आपको सवाल में दी हुई है तो उस कंडीशन में जब हम नया मूल्य शामिल करेंगे उस संपत्ति का तो उस संपत्ति पर दिए गए ह्रास के प्रावधान को बिल्कुल भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए मशीन की कीमत बैलेंस शीट में ह्रास घटाने के बाद आपको बता रहा है कि 1 लाख रुपए और नीचे लिख रखा है कि मशीन की कीमत अब आपको 1,10,000 रुपए मानना है। अब इस कंडीशन में हमें ह्रास की दर पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। यदि बैलेंस शीट में से मशीन की कीमत में से ह्रास घटा हुआ हो या लायबिलिटीज पक्ष में ह्रास कोष के नाम से लिख रखा हो मशीन के नाम पर, तो इन चीजों को हमें बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि हमने उस संपत्ति के नए मूल्य को शामिल किया है। जब नया मूल्य शामिल किया जाता है किसी संपत्ति का तो उस पर दिए गए ह्रास के प्रावधान को आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम संपत्तियों को जोड़ते हैं तो वहां पर हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि वे संपत्तियां जिनका बाजार में बेचने से जिसके लिए कोई मूल्य प्राप्त न हो, उन संपत्तियों को हमें किसी भी हालत में सी की गणना करने के लिए शामिल नहीं करना है। जैसे अंशों, ऋण पत्रों का भट्टा या अंडरराइटिंग कमीशन, यदि ये चीज आपको सवाल में दी हुई है तो इन चीजों को हमें शुद्ध संपत्ति की गणना करने में या नियोजित पूंजी की गणना करने में बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये वे संपत्तियां होती है जिनका व्यापार से हटकर कोई मूल्य नहीं होता है। तो हम इस प्रकार की कृत्रिम संपत्तियों को बिल्कुल भी छोड़ देंगे। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, आपको सवाल में ख्याति भी दी होती है
अब यदि बैलेंस शीट में ख्याति की राशि दी हुई है तो हम ख्याति की राशि भी सी की गणना करने के लिए शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ख्याति की तो गणना कर रहे हैं। जब हम ख्याति की गणना कर रहे हैं इसका मतलब हमें बैलेंस शीट में दी गई ख्याति को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। तो सारी संपत्तियों को हम प्लस करेंगे, उनको छोड़ देंगे जिनका व्यापार से हटकर कोई मूल्य नहीं है। इसमें से सारे बाहरी दायित्व को हम माइनस करेंगे। जब सारी बाहरी दायित्व हम माइनस कर देंगे तो ये आपकी कहलाएगी शुद्ध संपत्ति। इस शुद्ध संपत्ति में से हम क्या करेंगे, यदि सवाल में पूर्वाधिकार अंश पूंजी दिए तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को हम माइनस कर देंगे। इस प्रकार जो शेष बचेगा उसको हम बोलेंगे नियोजित पूंजी। तो सबसे पहले आपको नियोजित पूंजी की गणना करना पड़ेगी, और जब नियोजित पूंजी की गणना आप कर लेंगे तो नियोजित पूंजी में से चालू वर्ष के आयगत लाभ का आधा हम माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा औसत नियोजित पूंजी। और औसत नियोजित पूंजी ज्ञात हो जाने के बाद हम सूत्र के माध्यम से एनपी की गणना कर लेंगे। बड़ा आसान सा काम है, एसीई औसत नियोजित पूंजी गुणित आय के सामान्य दर अपॉन 100 कर देंगे। इस प्रकार से हमें इस मेथड के अंतर्गत थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा अधिक होगा। और ये वो मेथड है जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो विद्यार्थी बाद में ज्वाइन किया उनको मैं फिर से बता दूं, ये मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए बल्कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट के लिए भी इस प्रकार से आपको ख्याति का गणना करना आपको आना ही चाहिए। अब हम इन चीजों को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की से भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम एसपी मेथड के माध्यम से कोई सवाल हम हल कर सकते हैं। देखिए, अब एक सवाल आप डिस्प्ले हो रहा है, आप संक्षेप में इसको नोट करेंगे तो क्या होगा, आपको ये चीज समझ में आएगी। मैंने इसमें वो सारी चीजें शामिल करने की कोशिश की है। किसी संपत्ति की नई कीमत भी दी होगी, जब नई कीमत दी हो तो हमें क्या करना होगा, उसके किस मूल्य को शामिल करना होगा, ये भी इस सवाल के अंतर्गत आपको करने को मिलेगा। तो देखिए, एक चिट्ठा दिया हुआ है आपको अध्याय लिमिटेड का, और आपको गणना करना है अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करना है। अधिलाभ का मतलब एसपी है, सुपर प्रॉफिट का आपको डबल करना है। सुपर प्रॉफिट में 2 का गुणा करके आपको के आधार पर आपको ख्याति की गणना करना है। अब आप देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या चीज दी हुई है, संक्षेप में आप नोट करें। 20,000 शेयर दे रखे हैं, प्रत्येक 10 रुपए का है, 2 लाख रुपए का आपके शेयर दिए हैं। जब शेयर के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो हम उसे नॉर्मल या साधारण अंश ही कहेंगे। दूसरा आपका है रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है, P&L अकाउंट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000 रुपए आपका पिछले साल का है, बैलेंस चला रहा है, वो प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आपको दे रखा है 1,60,000, कुल मिला के आपको ये प्रॉफिट भी दे रखा है। इसके बाद सिक्योर्ड डिबेंचर आपको 7% डिबेंचर दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखी है, क्रेडिटर आपको दे रखे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये बैलेंस शीट का योग आपका दे रखा है 6 लाख रुपए। थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ है, कैपिटल आपकी 20 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए आप, P&L अकाउंट पुराना बैलेंस चला रहा है पिछले सालों का, जो हमें नहीं मालूम कितने साल का है, 20,000, और करंट ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,60,000। तो कुल आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 1,80,000 रुपए। इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स में डिबेंचर आपको दे रखे हैं 1,40,000 के, और लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर आपको दिए 80,000 रुपए के। कुल मिला के 4 आइटम लाइबिलिटीज पक्ष में, साधारण पूंजी, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, और 4th आइटम आपका है क्रेडिटर। ये 4 आइटम आपको दे रखे लाइबिलिटीज पक्ष में। असेट्स पक्ष में आपको दे रखा बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, मशीन आपको बता रखी 1 लाख रुपए की। इसके बाद करंट असेट्स में डेटर्स, करंट असेट्स के बाद थोड़ा सा डाट लगा हुआ है, थोड़ा राशि ऊपर नीचे हुई है। करंट असेट्स के बाद डाट है, इसमें पहला है आपका डिबेंचर, डिबेंचर आपके डेटर्स आपके दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, स्टॉक आपको दिया है 80,000 रुपए का, और कैश दे रखा है आपको 1,20,000 रुपए का। मतलब 2 स्थायी संपत्ति है और 3 आपकी करंट असेट्स है, जिसमें डेटर्स, स्टॉक और कैश आपका इंक्लूड है। दोनों तरफ का होगा आपका 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए संपत्ति, 6 लाख रुपए आपका दायित्व। अब आप आगे के हेड्स को पढ़िएगा। कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें कहा गया है कि भवन का, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया गया, रिवैल्यूड उसकी वैल्यू है, और रिवैल्यूएशन करने के बाद उसकी जो कीमत है वो आपको 3 लाख रुपए दी हुई है। और मशीन का भी पुनर्मूल्यांकन हुआ है, इसका भी रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूट किया गया इसको भी, और मशीन की कीमत अब आपको 80,000 रुपए मानना है। और आगे लिखा है औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य आय की दर 10% है। मतलब इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय में जो कंपनियां लगी हुई है उन कंपनियों में आय की नॉर्मल रेट 10% है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको एसी निकालना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा है औसत नियोजित पूंजी की गणना करना है, और औसत नियोजित पूंजी की गणना करने के बाद जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको आय की सामान्य दर को 10% मानना है। ये 2 आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन सवाल में दी हुई है।
अब देखिए इसको हम किस प्रकार से इस सवाल को अब हल करेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से आपको पीछे क्यों ले जा रहा हूं। हमारी कुल मिला के देखिए संपत्तियां कितनी है। संपत्ति में देखिए बिल्डिंग है, मशीन है, दोनों की आपको नई कीमत दी हुई है। देखिए बिल्डिंग की नई कीमत दे रखी है आपको 3 लाख रुपए और मशीन की कीमत आपको दे रखी है 80,000 रुपए। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब हमें बैलेंस शीट में दिए गए बिल्डिंग और मशीन के मूल्य को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन दोनों की जो कीमत बताई है उसी कीमत को हमें शामिल करना है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, चूंकि बिल्डिंग और मशीन पर अलग से ह्रास की बात नहीं कही गई है। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा बैलेंस शीट में या तो बिल्डिंग की कीमत में से ह्रास घटाने के बाद की कीमत बाहर दिखाते हैं, या ऐसा ना किया जाए तो लायबिलिटीज पक्ष में हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग और मशीन का ह्रास आपको दिखाया जा सकता है ह्रास कोष के नाम से। ये दोनों चीजें सवाल में नहीं दी हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ह्रास कोष के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं है। यदि होती तो भी हम इन बिल्डिंग और मशीन की नई कीमत दिए जाने की वजह से हम इनके ह्रास को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते। तो देखिए दोनों की हम नई कीमत ले लेंगे बिल्डिंग और मशीन की। इसके बाद देखिए करंट असेट्स में डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, तीनों में लेना पड़ेगी। यहाँ पर कोई इस प्रकार की संपत्ति आपको बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है जिसका व्यापार से हटकर कोई मूल्य नहीं हो, जिसमें मैंने आपको बताया था अंशों का बट्टा हो सकता है या ऋण पत्रों का बट्टा हो सकता है, अभिगोपन कमीशन हो सकता है, पुरानी आपकी हानियां हो सकती है। इन सब ये सब भी यदि दिए होते तो हमें इन चीजों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना होता है सी निकालने के लिए। तो देखिए दो कीमत तो हम लेंगे नई बिल्डिंग और मशीन की, और 3 कीमत हम एज इट इज ले लेंगे जो हमारी बैलेंस शीट में दी हुई है। तो देखिए सवाल को हमने देखिए किस प्रकार से किया। बिल्डिंग हमने नई कीमत ले ली 3 लाख रुपए ये पीछे, और मशीन की कीमत आपकी 80,000 रुपए। 3 लाख से बिल्डिंग ली हमने, मशीन की कीमत हमने ली 80,000 रुपए, ये दोनों हमने नई कीमत ली। अब इसके बाद डेटर्स, स्टॉक और कैश, ये तीनों के तीनों हम उसी मूल्य पर लेंगे जिस मूल्य पर ये बैलेंस शीट में दर्शाए गए हैं, 1,80,000 और 1,20,000। देखिए तीनों चीज आपको जरा रखिए, डेटर्स 1 लाख के दिए हैं, स्टॉक आपका 80,000 है और कैश आपका 1,20,000 है। ये हम तीनों की तीनों चीजों को एक साथ शामिल कर लेंगे। तो देखिए आपका संपत्तियों का योग हो गया 6,80,000 रुपए। अब इस 680 में से हमें जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जो बाहरी दायित्व है, बाहरी दायित्व का मतलब होता है उन दायित्वों से जो हमें अंशधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को भुगतान करना होते हैं, वे सारे दायित्व आपके कहलाते हैं एक्सटर्नल। तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को इसमें से माइनस करेंगे। अब मैं फिर से आपको सवाल पर ले जा रहा हूं। एक्सटर्नल लायबिलिटी देखिए कौन कौन सी है। सवाल देखिए, शेयर, डेफिनेटली शेयर होल्डर को जाना है। रिजर्व एंड सरप्लस पे किसका अधिकार होता है, आपका शेयर होल्डर का अधिकार होता है। दो ऐसे दायित्व जो आपके बाहरी हैं, एक है 7% डिवेंचर और दूसरा आपका है करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर। ये दोनों आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए डिवेंचर दे रखे हैं आपको 1,40,000 के और क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 80,000 के। मैंने आपको पहले बताया, फिर से आप एक बार देखें, कंफ्यूज ना हो सवाल में, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। शेयर कैपिटल 2 लाख से, रिजर्व एंड सरप्लस 1,80,000 से, क्रेडिटर आपके 80,000 के हैं और डिवेंचर आपके 1,40,000 के हैं। इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि दो ऐसे दायित्व हैं जो आपको एक्सटर्नल है, जिसमें पहला डिवेंचर है और दूसरा आपका क्रेडिटर है। 1,40,000 और 80,000 रुपए, ये दोनों हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज के नाम से यहाँ पर माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद ये आपकी शुद्ध संपत्ति आ गई 4,60,000 रुपए, 460,000, ये आपकी हो गई शुद्ध संपत्ति। अब इस शुद्ध संपत्ति में से, ये शुद्ध संपत्ति की गणना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यदि सवाल में पूर्वाधिकार अंश पूंजी दी होती तो हमें उसे माइनस करना पड़ता। देखिए सवाल में कोई पूर्वाधिकार अंश पूंजी नहीं दी है, इसका मतलब इसी सी में से, इसको हम बोल देंगे सी, और इस सी में से हमें क्या करना पड़ेगा, चालू वर्ष के आयगत लाभ का आधा माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका सी ज्ञात, सी आपका ज्ञात होगा। तो देखिए सी आपने निकाला 4,60,000। अब मैं फिर से आपको सवाल की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि सवाल आपने नोट किया ही होगा। देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट देखिए कितना दे रखा है। सवाल देखिए बैलेंस शीट में आप पहले दे रखा है P&L अकाउंट, मतलब पुराना बैलेंस दे रखा है 20,000 का, और आगे लिखा प्रॉफिट फॉर 12/13 का आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000 का। इस 1,60,000 के प्रॉफिट का, करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ जब हम सी में से माइनस कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा ACE, औसत नियोजित पूंजी। तो देखिए आप सवाल में हमने 1,60,000 का हाफ किया, 1,60,000 का हाफ किया 80,000 हुआ।
80,000 रुपए को हमने काय में से माइनस कर दिया, सी में से माइनस कर दिया। सी आपका है 4,60,000, इस 4,60,000 में से हमने 80,000 को माइनस किया तो आपका एसी हो गया 3,80,000 रुपए। इसको बोलेंगे हम औसत नियोजित पूंजी 3,80,000। अब हमें निकालना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, एसीई गुणित आय की सामान्य दर अपॉन 100। आय की सामान्य दर मैंने आपको बताया था, सवाल में दे रखी है 10% आपको दे रखी है आय की सामान्य दर। तो जो औसत नियोजित पूंजी है उसका हम 10% कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एसी आपका है 3,80,000, 3,80,000 का हमने किया 10/100, ये आपका 38,000 आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो हमने पहले मेथड में कैलकुलेट नहीं किया था। तो हमें एसपी निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एपी और एनपी। अभी हमने निकाला केवल और केवल आपका निकाला हमने एनपी निकाला। अब आप देखिए एपी कैसे निकलेगा। तो फिर से मैं आज सवाल की ओर जा रहा हूं आपको। एपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले कुछ वर्षों के लाभों को हम जोड़ते हैं, उन लाभों में से कोई एडजस्टमेंट तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। वो मैंने आपको सब पहले जब इसका जो फर्स्ट टॉपिक जब लिया था, जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था, तब मैंने आपको डिटेल से 2 सवाल करवाए थे, उसमें बताया भी था। तो हम कुछ वर्षों के लाभों को जोड़ेंगे, परंतु उसके पहले संबंधित प्रॉफिट में से जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद उनका एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद जो राशि आएगी उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट एएपी हम कहेंगे। अब देखिए इस सवाल में आप देखिए कहीं भी आपको केवल एक ही वर्ष का लाभ दिया है, 2012-13 का 1,60,000। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें गत कुछ वर्षों के लाभों को जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सवाल में केवल और केवल एक ही वर्ष का लाभ दिया हुआ है और इस लाभ में से भी किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि 1,60,000 रुपए ही आपके लिए एएपी कहलाएगा। अब मैं इस सवाल को पूरा होने के बाद थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और पिछले सवाल की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, वहां पर हमने किस प्रकार से एएपी की गणना की थी। इस सवाल में हमें किसी भी प्रकार से एएपी की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है वही आपका एएपी कहलाएगा और वो आपका 1,60,000 रुपए। तो देखिए ये 1,60,000 ये आपका हो गया एएपी। अब देखिए एसपी का फॉर्मूला है एपी माइनस एनपी बरोबर एसपी। तो एपी आपका 1,60,000 है, एनपी आपका 38,000 जो अभी आपने निकाला, 1,60 में से हमने 38,000 को माइनस किया तो 1,22,000 रुपए आपका हो गया सुपर प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं अधिलाभ। अब आपको सवाल में सबसे ऊपर हिंट दी हुई थी कि अधिलाभ के 2 गुने के बराबर ख्याति की गणना होगी। तो अधिलाभ आपका हो गया 1,22,000, इसमें हम 2 से कर देंगे इंटू, तो 2,44,000 रुपए आपकी हो जाएगी ख्याति। तो ये आपका सेकंड मेथड है। इस मेथड में हमें एसपी निकालने के लिए 2 चीजों की गणना करना पड़ेगी, एएपी और एनपी की, तब जाके हम एसपी के फार्मूले के माध्यम से गुडविल की गणना कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में इजी क्या था, इस सवाल में सरल ये था, एएपी निकालना बड़ा आसान था क्योंकि एएपी में कोई पिछले कुछ वर्षों के लाभ दिए नहीं थे। अब मैं आपको ले रहा हूं पिछले सवाल की ओर, जो मैंने आपको इसके पहले जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तब मैंने आपको एक सवाल करके दिखाया था। चलिए वो सवाल इसमें नहीं है, फर्स्ट उसका पार्ट में वो सवाल इंक्लूड था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये अगर इस प्रकार के यदि एडजस्टमेंट होता है हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे यदि किसी वर्ष के लाभ में कोई असाधारण आय यदि जुड़ी होती हमें उसको माइनस करना पड़ता, यदि किसी वर्ष के लाभ में से कोई असाधारण व्यय माइनस हुआ है तो उसे हमें प्लस करना पड़ता। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी वर्ष के लाभ में गैर व्यापारिक विनियोग की आय यदि शामिल होती उसे हमें माइनस करना पड़ता। ठीक इसी प्रकार यदि प्रबंधकों ने अपना पारिश्रमिक नहीं निकाला है, शुद्ध लाभ में से माइनस नहीं हुआ है, तो वो भी हमें माइनस करना पड़ता, तब जाके हमारा शुद्ध लाभ एएपी की गणना हम कर पाते। इस सवाल में इस प्रकार की कोई परिस्थिति आपके सामने नहीं थी और ये चूंकि मैंने इसलिए शामिल नहीं किया चूंकि हम पिछले सवाल में इन सारी चीजों को अच्छे से शामिल कर चुके थे। तो ये आपका एसपी मेथड था। अब इसके बाद आपका आता है एक मेथड, थर्ड मेथड है, जिसका नाम है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी आगे के जो 2 मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड और इसके बाद का एक मेथड और है जिसका नाम है एन्युटी मेथड, ये दोनों मेथड अब आपको बहुत ही आसान लगेंगे। जिन विद्यार्थियों को एसपी निकालना आता हो या जिन विद्यार्थियों ने एसपी निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालना यदि अच्छे से समझ लिया है तो उन विद्यार्थियों के लिए आगे के दोनों मेथड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए पूंजीकरण विधि में क्या करना है आपको। इस विधि में 2 तरीके हैं, हालांकि इसमें
मैक्सिमम पहला तरीका ही काम आता है। अधिकांश प्रॉब्लम आपको फर्स्ट तरीके से दी गई है, परंतु यदि सवाल में सेकंड तरीके से भी दिखाया जाए तो वहां पे भी कोई विशेष बात नहीं है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, पूंजीकरण विधि में आप एक लाइन नोट करें, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत भी हमें एसपी की गणना करना ही पड़ेगी। मतलब अधिलाभ की गणना करने के बाद ही हम कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इस मेथड के लिए भी एसपी निकालना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, इसमें एसपी, इस मेथड में ख्याति निकालने के आपके दो तरीके, पहला है अधिलाभ का पूंजीकरण और दूसरा है औसत लाभ का पूंजीकरण। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि भी बोल सकते हैं इसको, ये तरीका भी आपका है, और सेकंड तरीका आपका औसत लाभ की पूंजीकरण विधि वाला तरीका भी है। यदि सवाल में कोई निर्देश नहीं हो तो हम 99% सवाल हम अधिलाभ विधि के माध्यम से ही हल करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें एसपी की गणना करना पड़ेगी, और एसपी की गणना करने का फार्मूला, सूत्र अभी मैंने पीछे सवाल में आपको बताया है। एसपी का मतलब होता है एपी माइनस एनपी बराबर एसपी। तो इस मेथड के अंतर्गत भी हमें सबसे पहले एसपी की गणना करना पड़ेगी, और एसपी की गणना करने के बाद ख्याति की गणना करने का बड़ा आसान तरीका है, अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य ब्याज की दर जो सवाल में दी होती है। अधिलाभ में 100 का गुणा कर देंगे और सामान्य ब्याज की दर का हम भाग लगा देंगे, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। और यदि आपसे कहा गया है कि औसत लाभ का पूंजीकरण करके आप ख्याति की गणना कीजिए, तो फिर आपको क्या करना है, औसत लाभ, साधारण औसत लाभ जो अभी हमने पीछे सवाल में निकाला था एपी, साधारण औसत लाभ गुणित 100 अपान सामान्य ब्याज की दर हम कर देंगे, और इसमें से नियोजित पूंजी को माइनस कर देंगे। जो शेष बचेगा उसे हम बोलेंगे पूंजीकरण विधि के माध्यम से ख्याति की राशि। तो देखिए, इस मेथड के अंतर्गत भी आपको एसपी की गणना तो करना पड़ेगी ए पार्ट के लिए। बगैर एसपी के निकाले हम पूंजीकरण विधि के माध्यम से ख्याति की गणना नहीं कर पाएंगे। अगला जो मेथड है आपका 4th नंबर का, उसमें भी यही चीज है, वार्षिकी पद्धति, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में भी आपको एसपी की गणना करना पड़ेगी। बगैर एसपी की गणना किए इस मेथड में भी हम ख्याति की गणना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपका फार्मूला है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का, ख्याति बराबर अधिलाभ बटे वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। मतलब 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य टेबल के हिसाब से गणना करके सवाल में दिया होता है। हम क्या करेंगे, अधिलाभ में वार्षिकी के वर्तमान मूल्य का भाग लगा देंगे। इस प्रकार से आपकी ख्याति की गणना आ जाएगी। परंतु एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि सवाल में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपए से अधिक है, इसका मतलब स्पष्ट है, जब 1 रुपए से अधिक है तो डेफिनेटली वो राशि आपकी पूर्णांक में होगी। पूर्णांक के बाद कुछ उसमें अंक होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अधिलाभ में वार्षिकी के वर्तमान मूल्य का हमें गुणा करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में मैं आपको सवाल करके बताऊंगा। मान लीजिए सवाल में आपको दे रखा है एन्युटी मेथड का इस्तेमाल कीजिए, परंतु आपको 1 रुपए का वर्तमान मूल्य नहीं दिया है, तो 1 रुपए का वर्तमान मूल्य नहीं दिया होने पर हम 1 रुपए का वर्तमान मूल्य निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। हम 1 रुपए के वर्तमान मूल्य को इस सूत्र के माध्यम से हम 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू को ज्ञात भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का 1 माइनस 100 अपान 100 प्लस आर। इसको एन मतलब वर्षों की संख्या से डिवाइड करेंगे और अपान करेंगे आर अपान 100। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर। हम इसके माध्यम से 1 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात भी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की गणना करने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बगैर कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको नहीं कर पाएंगे। पर यदि सवाल में नहीं दिया हुआ और यदि वार्षिकी मूल्य से सवाल पूछा गया है, फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना ही पड़ेगी। इसलिए आप इस फार्मूले को जरूर याद रखें, 1 माइनस 100 अपान 100 प्लस आर। इसको अपन एन से इंटू करेंगे और अपान करेंगे आर अपान 100। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सवाल में दिया होगा, और एन भी आपको सवाल में दिए रहेंगे कितने नंबर ऑफ ईयर हैं, उतने नंबर ऑफ ईयर का इस्तेमाल करते हुए हमें पहली स्टेप को हमें उतनी बार दोहराना पड़ेगा, तब जाके हम किसी प्रेजेंट वैल्यू हम ज्ञात कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है। क्योंकि आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं, एमकॉम का मतलब होता है मास्टर डिग्री है। जब मास्टर डिग्री की हम बात करते हैं तो आपको ये बात आप छोड़िए कि हमने साहब बीकॉम में तो प्रेजेंट वैल्यू सवाल में दी हुई थी, हमने मैक्सिमम उसी से सवाल किए। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू के माध्यम से सवाल ख्याति की गणना कीजिए और आपको सवाल में प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी होगी, तो इस कंडीशन में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आना भी चाहिए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये आपके 4 मेथड हो गए। अब हम सेकंड जो सवाल करेंगे, इस सवाल में पूरी कोशिश करेंगे हम तीनों मेथड कवर करें, सेकंड मेथड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। मतलब एक ही सवाल से हम अधिलाभ विधि के माध्यम से भी सवाल हल करेंगे, पूंजीकरण विधि के माध्यम से भी सवाल हल करेंगे और वार्षिकी पद्धति के आधार से भी सवाल हल करेंगे, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि इन तीनों मेथड के लिए
एसपी निकालना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, ये सूचना आपको दे रखी है और इन सूचनाओं के माध्यम से आपको एसपी के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, पूंजीकरण विधि के आधार पर और वार्षिकी प्रणाली के आधार पर आपको क्षति की गणना करना है। अब देखिए, आपको हिंट क्या कह रखी है। जब तक आप हिंट नोट नहीं करेंगे तब तक सवाल आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहली हिंट दे रखी है एसीई, औसत नियोजित पूंजी 2,50,000 सवाल में निकाल कर ही दी हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है, आपको औसत नियोजित पूंजी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सीधा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे एसी गुणित दर बटे 100 करके। यदि ये नहीं दी होती तो कैसे निकालते? अभी हमने पिछले सवाल में देख लिया है कि किस प्रकार से हम नियोजित पूंजी की गणना करते हैं। सारी संपत्तियों को जोड़ते हैं, बाहरी दायित्वों को उसमें से माइनस करते हैं और बाहरी दायित्वों को माइनस करने के बाद जो बचता है उसमें से हम फिर पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी माइनस करते हैं, तब जाके आपकी नियोजित पूंजी आती है। और नियोजित पूंजी में से चालू वर्ष के लाभ का आधा माइनस करते हैं, तब जाके आपका औसत नियोजित पूंजी आपकी ज्ञात होती है। इस सवाल में आपको औसत नियोजित पूंजी गणना करके दे रखी है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। पर यहाँ एक नई चीज दे रखी है जो पिछले सवाल में नहीं थी। पिछले सवाल में आपको औसत नियोजित पूंजी निकालना थी और इस सवाल में आपको 5 वर्ष के लाभ दिए हुए हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, जब 5 वर्ष के लाभ दिए तो हमें एएपी की गणना करना पड़ेगी। मतलब उस सवाल में हमने एएपी की गणना नहीं की थी, वो सवाल में रेडीमेड था और हमें एसी की गणना करना थी। यहाँ पर आपको 5 वर्ष के लाभ दिए हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें एएपी की गणना करना पड़ेगी। 5 वर्ष के लाभ आपको दे रखे 40,000, 60,000, 75,000, 1 लाख और 1,25,000। अगली हिंट आपको बता रखी है कि आय की सामान्य दर या लाभ की सामान्य दर इसी प्रकार के व्यवसाय में 10% है। ये एक आय के लिए दी हुई है, आप समझ गए होंगे। हम एसी गुणित दर बटे 100 करेंगे जब जाके हमारा एनपी आएगा, तो उसके लिए आपको हिंट दे रखी है। आगे 10% से 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78 है। मतलब 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको निकाल कर दे रखा है जो 3.78 है। यदि ये नहीं दिया होता तो हम क्या करते? हमें इस फार्मूले के माध्यम से, प्रेजेंट वैल्यू वाले इस फार्मूले के माध्यम से हमें 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करना पड़ती। अब चूंकि इस सवाल में आपको 3.78 दे रखा है कि 10% की दर से 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78 है। यदि ये 3.78 नहीं दिया होता तो हमें आर मानना पड़ता 10 और एन मानना पड़ता 5। देखिए आप उसमें फार्मूले में, ये देखिए आपको ईयर दे रखे 5 और रेट दे रखा आपको 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट तो आता आपका 10 हो जाता और नंबर ऑफ ईयर आपके हो जाते 5। मतलब हमें ऊपर वाली स्टेप जो है वो 5 बार दोहराना पड़ती है, इसमें हमने एन से इसको इंटू किया है। इस प्रकार इस सवाल में वो प्रॉब्लम नहीं है। अगला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो पिछली क्लास में जिन्होंने अटेंड नहीं किया हो या सवाल नहीं किया उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। 5वें नंबर का हिंट आप जरा सावधानी को पढ़िएगा कि लाभों में एवरेज 5,000 रुपए की अनावर्तक लाभ शामिल है। नॉन रेकरिंग इनकम मतलब जो बार बार नहीं होंगे। अनावर्तक आय 5,000 रुपए की है, किंतु इसमें से 3,000 रुपए के बार बार होने की संभावना है। मतलब अनावर्तक लाभ ऐसे तो 5,000 के हैं, परंतु आपसे कहा गया है कि 3,000 रुपए के बार बार होंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि 2,000 रुपए का लाभ ऐसा होगा जो कभी कभी प्राप्त होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें लाभों में से यह समायोजन भी करना पड़ेगा। तो आप 5 यदि आपने हिंट नोट कर ली होगी तो सवाल आपका बड़ा इजी वे में आसानी से हल हो जाएगा। 5 वर्ष के लाभ दिए हैं, लाभ की दर आपकी 10% है, सामान्य लाभ की दर, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको दिया है और एक बड़ी अच्छी हिंट दे रखी है कि इन सारे लाभों में जो 5 वर्ष के लाभ दिए, इन लाभों में एवरेज 5,000 रुपए की नॉन रेकरिंग इनकम शामिल है, किंतु इसमें से 3,000 रुपए बार बार होंगे। नॉन रेकरिंग हो गई आपकी, मतलब रेकरिंग कितनी हो गई आपकी, वो हमें उसका एडजस्टमेंट आगे करना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर 5 आपको हिंट दे रखी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीनों मेथड, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी पद्धति, तीनों हमें सबसे पहले एसपी की गणना करना पड़ेगी और एसपी का फार्मूला है एसपी बराबर एपी माइनस एनपी। सबसे पहले हम एनपी की गणना करेंगे। एनपी की गणना है इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एसी तो आपको सवाल में दिया हुआ है निकाल के, तो एसी के बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर कौन सी है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करने की। तो आप देखिए कितने साल के लाभ दिए सवाल में, 5 वर्ष के लाभ दिए। क्योंकि आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से समझते हैं यदि किसी वर्ष विशेष के लाभ में कोई एडजस्टमेंट हो तो हमें पहले उसी वर्ष के लाभ में से वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। परंतु यदि कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो सभी वर्षों के लाभों में है तो हम उससे एवरेज में से एक बार भी कम कर सकते हैं, जैसा इस सवाल में।
आपको लिखा है लाभों में औसतन। लाभों का मतलब हो गया 5 वर्ष के लाभों में ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट एवरेज निकालने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें केवल एक ही बार करना है। परंतु यदि सवाल में ये लिखा होता है कि पहले वर्ष के लाभ में ये प्रॉब्लम है, दूसरे वर्ष के लाभ में ये प्रॉब्लम है, तीसरे वर्ष के लाभ में ये चीज शामिल नहीं की गई है, चौथे वर्ष के लाभ में ये खर्च नहीं घटा गया है, यदि ये चीज लिखी होती तो हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालने के पहले संबंधित वर्ष के लाभ को एडजस्ट करना पड़ता। चूंकि यहाँ पर सारे लाभों में एक एडजस्टमेंट है, इसका मतलब 5वां एडजस्टमेंट हम एवरेज प्रॉफिट में से कर लेंगे, बार बार हर साल के लाभ में से करने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए हमने 5 वर्ष के लाभों को प्लस कर लिया, 40,000, 60,000, 75,000, 1,00,000 और 1,25,000। ये चारों वर्ष का लाभ हमने प्लस कर लिया। चारों वर्ष का लाभ आपका हो गया 4 लाख रुपए। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि आप समझते हैं 5 वर्ष के लाभ को हमने जोड़ा है, हम 5 से डिवाइड भाग लगा देंगे तो आपका 80,000 रुपए आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए आपका एडजस्टमेंट क्या है, मैं फिर से एडजस्टमेंट पे ले जा रहा हूँ। 5 नंबर का पॉइंट, आपने लाभ का एवरेज निकाल लिया। अब औसत में 5,000 रुपए अनावर्तक लाभ शामिल है। नॉन रेकरिंग इनकम कितनी है, 5,000, परंतु आपसे कहा गया कि 3,000 रुपए हर साल होंगे। हर साल होंगे मतलब जो लाभ हर साल होता है, मतलब रूटीन वाला है, वो हर वर्ष के लाभ में उसको इंक्लूड करना है। परंतु 5 में से केवल 3,000 रुपए का लाभ ऐसा है जो बार बार होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि 2,000 रुपए का लाभ ऐसा है जो बार बार नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जब 2,000 रुपए का लाभ बार बार नहीं होगा तो ये लाभों में से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए हमने माइनस कर दिया नॉन रेकरिंग प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका रेकरिंग प्रॉफिट दे रखा है 5,000, परंतु आपको सवाल में दे रखा है कि 3,000 रुपए बार बार होंगे। इसका मतलब नॉन रेकरिंग या बार बार नहीं होने वाला लाभ आपका होगा 2,000 रुपए। यदि सवाल में ये 3,000 वाली बात नहीं लिखी होती, केवल ये लिखा होता कि लाभों में औसतन 5,000 रुपए के अनावर्तक लाभ शामिल है, तो हम टोटल 5,000 रुपए माइनस कर देते। परंतु यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 3,000 रुपए बार बार होंगे, इसका मतलब केवल और केवल हमें 2,000 रुपए का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो नॉन रेकरिंग प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया 2,000 रुपए, तो आपका 78,000 आपका आ गया एएपी। मतलब एसपी निकालने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है, एएपी और एनपी। हमने अभी निकाला है एएपी। पहले एएपी इसलिए निकाला क्योंकि एएपी में है सारे एडजस्टमेंट थे। अब देखिए अब अगला हम निकालेंगे एनपी। अब एनपी निकालने का फार्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा है। एनपी निकालने के लिए हमें एसी निकालना पड़ता है, औसत नियोजित पूंजी। औसत नियोजित पूंजी निकालने के बाद जो आय की नॉर्मल रेट होती है, उस रेट के माध्यम से हम एडजस्टमेंट करने के बाद एनपी की गणना कर लेते हैं। क्योंकि सवाल में आपको एसी दिया हुआ है 2,50,000, इसका मतलब हमें एसी रेडीमेड मिल गया। लाभ की दर आपको 10% बताई रखी है, तो देखिए हमने बड़ा आसानी से एनपी निकाल लिया होगा। ये निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट आपका हो गया कितना, 2,50,000 इंटू 10/100। आपका एसी कितना दिया है, देखिए आप एसी 2,50,000 है, एसी में हमने एसी 10/100 कर दिया, तो आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट नहीं, उसको बोलेंगे हम एनपी। एनपी आपका आ गया 25,000 रुपए। आप उसको करेक्ट कर लें, एवरेज प्रॉफिट नहीं, वो आपका एनपी है। एनपी निकल गया आपका 25,000 रुपए। अब हमारा फार्मूला क्या है एसपी का, एसपी का फार्मूला है एपी माइनस एनपी बरोबर एसपी। तो एपी आपने कितना निकाला, जस्ट पहले एपी निकाला आपने 78,000, ये देखिए एपी, और आपने एसपी निकाला है, एनपी निकाला आपने 25,000 रुपए। तो 78,000 में से हमने 25,000 रुपए को माइनस कर दिया, तो 53,000 रुपए आपका आ गया एसपी। एसपी का फार्मूला फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एपी माइनस एनपी बराबर एसपी। आपने एपी भी निकाल लिया और आपने एनपी भी निकाल लिया। एपी में से एनपी को माइनस कर दिया तो आपका एसपी आ गया 53,000 रुपए। अब 53,000 निकल जाने के बाद अब आप ये तय कीजिए आप पहले किस मेथड से सवाल हल करना चाहते हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर सबसे ऊपर देखिए, आपको पहले बताया एसपी के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। एसपी के 3 वर्ष के क्रय के आधार का मतलब हो गया एसपी में हम 3 का गुणा कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ख्याति आ जाएगी। तो देखिए आप पहला मेथड आपका हो गया एसपी इंटू 3। ये आपने लिखा गुडविल एज पर 3 ईयर परचेस। तो 3 ईयर परचेस आपका 53,000 में हमने 3 का गुणा कर दिया, 159,000 आपका हो गया पहले मेथड से, मतलब सेकंड मेथड जो आपका है उससे आपका सवाल हल हो गया। अब आगे आपसे क्या पूछा है बी में, बी में कह रहे हैं पूंजीकरण प्रणाली से। अब पूंजीकरण प्रणाली से फार्मूला क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पूंजीकरण विधि में हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में एसपी गुणित 100 बटे सामान्य ब्याज की दर, ये आपकी ख्याति आ जाएगी। तो एसपी में 100 का गुणा कर देंगे और ब्याज की दर से भाग लगा देंगे। देखिए अब हमने ये कर दिया यहाँ पर, देखिए ये देखिए नीचे गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड।
एसपी इंटू 100 अपान आई की सामान्य दर। आई की सामान्य दर आपको 10 दे रखी है। 53,000 में 100 का गुणा किया और 10 से हमने भाग लगा दिया। 5,30,000 रुपए आपकी हो गई गुडविल। ये हो गई आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड के माध्यम से ख्याति की गणना। अब थर्ड आपसे क्या कहा गया है, एक चीज और कही गई है, एक तरीके से और आपको ख्याति निकालना है। वो तरीका क्या है आपका, ये एन्युटी मेथड से भी आपको ख्याति निकालना है। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, 1 रुपए की वार्षिक का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, फिर हम वो देख लें। यहाँ देखिए आपको क्या दिया सवाल में, हिंट देखिए आप, सवाल में आपको दे रखा है 10% से 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78 है। मतलब 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया है। इसका मतलब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, एसपी इंटू 3.78 करना पड़ेगा एज पर हिंट, जो मैंने आपको उसके पहले बताई थी। देखिए अब आप आगे सवाल में ये किया हमने, गुडविल एज पर एन्युटी मेथड, 53,000 आपका एसपी है। एसपी इंटू 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको दे रखा है 3.78। 3.78 से हमने गुणा कर दिया तो 2,03,40 रुपए आपकी ख्याति होगी। देखिए तीनों मेथड इस सवाल से स्पष्ट होते हैं कि अगर हमसे एसपी मेथड से कहा जाए तो एसपी निकालना ही निकालना है। यदि हमसे कैपिटलाइजेशन मेथड से कहा गया है, पूंजीकरण विधि से कहा गया है, तो भी हमें एसपी निकालना पड़ेगा। और यदि हमें एन्युटी मेथड से कहा गया है तो भी हमें एसपी की गणना करना पड़ेगी। आप देख लीजिए ए, बी और सी तीनों में ही हमारी प्रोसेस आगे बढ़ी है एसपी निकल जाने के बाद, और एसपी आपका था 53,000 रुपए। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो आपका सेकंड मेथड है एसपी मेथड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मेथड से सवाल, यदि आपने सवाल को अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे के जो दोनों मेथड है उनमें एक एक प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना पड़ता है। अब मैंने अभी आपसे एक चीज ये कही थी, यदि सवाल में 1 रुपए का वर्तमान मूल्य यदि 3.78 नहीं दिया होता तो आप क्या करते। ये लिखा होता कि 10% की दर से 5 वर्ष के लिए आपको एन्युटी मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, ख्याति की गणना करना है। तो हमें 3.78 जो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ती, और इस निकालने का मैं आपको फिर एक बार सूत्र को ले जा रहा हूं। इस सूत्र के माध्यम से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ती। अगर आप निकालेंगे वो 3.78 ही आएगी। आप चाहें तो कैलकुलेशन करके देखिए, 1 माइनस 100 अपान 100 प्लस रेट। अब 100 प्लस रेट यहाँ पर 10 है, तो 100 अपान 100 प्लस 10 मतलब 100/110। 1 माइनस 100/110, 100/110, 100/110 वाली प्रक्रिया आपको 5 बार करना पड़ेगी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ईयर दे रखे 5, और अपान में आप करेंगे R/100। R/100 का मतलब होगा 10/100, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद फिर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आती 3.78, और फिर जाके हम क्या करते, एसपी में 3.78 से हम गुणा करते, तब जाके आपकी ख्याति की गणना होती। तो आपको ये फार्मूला भी ध्यान रखना है, यदि प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी हो और यदि एन्युटी मेथड से सवाल पूछा गया हो तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये आपके मेथड थे चारों। एक मेथड हमने पिछले दिनों चर्चा की थी, 3 मेथड आपके हुए। इस प्रकार से ये ख्याति के मूल्यांकन का ये जो 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ख्याति की गणना कर सकते हैं, उसकी चर्चा हमने आज की। आगे जब हम अंशों के मूल्यांकन की जब बात करेंगे तो अंशों का मूल्यांकन करते समय भी जब जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जब प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लाऊंगा तो वहां पर भी मैं ये चीज जरूर लाऊंगा कि एक आध सवाल में एसपी मेथड से ख्याति की गणना पहले पूछ ली जाए। तो क्या होगा, एक प्रकार से फिर आपका रिवीजन होगा कि किस प्रकार से हमें अंशों का मूल्यांकन करने के लिए भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ सकता है सवाल में दी गई हिंट्स के माध्यम से। और आप चूंकि एमकॉम के छात्र, पहले भी मैं आपको बताया, आप उन सवाल पे ज्यादा फोकस कीजिए जिनमें थोड़े कैलकुलेशंस हैं। जो बड़े सिंपल सवाल है वो तो आप वैसे ही हल कर पाएंगे। एसपी मेथड के सवाल आप मैक्सिमम हल करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका जो इकाई, जो आपकी अकाउंटिंग की इकाई है, ये अकाउंटिंग इकाई निश्चित रूप से आपकी परफेक्ट बनेगी। और दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन भी इस प्रकार का पूछा जाता है कि बताइए ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, स्पष्ट कीजिए, या ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन सी बताते हुए एसपी मेथड को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर भी थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और आगे जब हम अंश के मूल्यांकन की बात करेंगे वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर भी हम किस प्रकार से आपका थ्योरेटिकल प्रश्न बन सकता है। तो एक थ्योरी का प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा कि ख्याति का आशय क्या है और ख्याति का मूल्यांकन किन किन तरीकों से किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन भी एक बनता है। यदि आपने थ्योरी क्वेश्चन को भी पूरा कंप्लीट कर लिया तो निश्चित रूप से जो सवाल होगा आपका, सवाल करने में आपको निश्चित रूप से बड़ी आसानी होगी। इस प्रकार से ये हमारा सवाल था। आगे
कुछ रेफरेंस की बुक्स हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की किताब आपने पिछले क्लास में पढ़ी होगी, एस एम शुक्ल और डॉक्टर के एल गुप्ता की किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मेहता ब्रह्म भट्ट की किताब भी उपलब्ध है। इसके अलावा और भी किताबें मार्केट में आपकी उपलब्ध है, आप इन पुस्तक से संपर्क कीजिएगा। और जहां तक कोशिश ये कीजिएगा कि नई बुक से पढ़ें, क्योंकि कंपनी एक्ट में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं, और कंपनी एक्ट में जो परिवर्तन आए हैं, परिवर्तनों के माध्यम से कई प्रारूप भी आपके बदल चुके हैं, और जब प्रारूप बदल चुके हैं इसका मतलब क्या हो गया, सवाल के तरीके भी आपके कुछ हद तक आपको नए तरीके से प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। तो आप नई बुक्स का इस्तेमाल करके यदि आप इन चीज़ों को करेंगे, निश्चित रूप से आप इस इकाई में अपना आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और वैसे भी चूंकि इकाई आपकी पिछली क्लासेस में पड़ी हुई है, इसलिए ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। आप इससे जरूर संपर्क कीजिएगा। आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप अगली बार आप जरूर प्रश्नों को तैयार रखिएगा, क्योंकि जब दोनों पार्ट हम पूरा कर लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जब दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, वो समस्या पे हम जरूर डिस्कशन अगली बार हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप, अगर किसी का कोई प्रश्न हो। एनी क्वेश्चन? नहीं? ओके, थैंक यू।